So if you take uh, the volume integral on both sides, so you will get volume integral del dot j into dv. ठीक है, del dot j into dv is equal to, इधर भी आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी dv. ठीक है, ये आ जाएगा. क्लियर. नाउ अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. क्या अप्लाई करेंगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. जो दोनों ही गॉस लॉ पे बेस्ड हैं, उस पे दोनों पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगी. ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो दो इक्वेशन हमारी गॉस लॉ पे बेस्ड हैं, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड गॉस लॉ फॉर माइक्रोस्टैटिक. ठीक है, तो दोनों पे ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगा. ऐसे भी आप याद रख सकते हैं अगर आपसे इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म पूछी जाती. इस पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये क्या कहता है, बताइए? दिस थ्योरम इज स्टेट दैट द The सरफेस surface इंटीग्रल, integral is converted to हाँ, volume integral. डी डॉट डी एस. क्यों डी हम क्यों ले रहे हैं? बेसिकली सिंपल हमारा जो है हाँ, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Del वॉल्यूम dot इन, D into D. डेल डॉट डी इंटू डी वी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. हो जाएगा. तो इसको आप डी कर दीजिए. यहाँ जे लिख दिया है मैंने गलती से, इसको डी कर लीजिए. दिस इज योर डी. ठीक है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू डी. तो इसमें देखिए हम डेल डॉट डी, ये जो लो हमारा पार्ट है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस लिख सकते हैं. बताइए, लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन नंबर 16 में. सो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 16. सो इक्वेशन नंबर 16 में आप पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, this will be converted into surface integral. Surface integral d dot ds is equal to volume integral rho v dv. Is it clear? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा ये? Yes, sir. तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो वी डी वी. थर्ड वाली इक्वेशन, वो सी वाला पार्ट देखिए, इंटीग्रल फॉर्म यही है ना. इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो वी डी वी. तो यही आ गया, इंटीग्रेशन डी डॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो वी डी वी. इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है ये? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? दिस इज इक्वेशन नंबर 17. ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया. अब आते हैं फोर्थ इक्वेशन में. तो कंसीडर द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन. ठीक है, नाउ कंसीडर द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन. फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन. तो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है डिफरेंशियल फॉर्म में? फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है डिफरेंशियल फॉर्म? डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0. दिस इज योर 18. ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे आप? दोनों साइड क्या ले लेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रल. ठीक है ना, टेक वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स. एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्रोप्रिएटली याद होना चाहिए. नहीं याद होगा तब दिक्कत होगी. तो वी हैव जस्ट टेकन द वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी इंटू डी वी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल 0 डॉट डी वी, ये आ जाएगा. ठीक है, नाउ अब इस पे क्या करेंगे? अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. गॉस डाइवर्जेंस
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है? दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है? ऊपर ही लिखा हुआ देखिए। तो बी यहाँ पे बी डॉट डी एस हो जाएगा क्योंकि बी वेक्टर है यहाँ पे। बी डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट बी इंटू डी वी। ठीक है, तो ये चीज हम कहाँ पे अप्लाई कर देंगे? यहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल डॉट डी बी डी वी की जगह पे आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. तो अप्लाई दिस ऑन इक्वेशन 19। तो इक्वेशन 19 पे आप अप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे बी डॉट डी एस। तो ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, राइट साइड में जीरो है तो ये जीरो ही रहेगा, तो दिस विल बी जीरो। ठीक है, देखिए फोर्थ इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म आ गया। तो हमने डिफरेंशियल फॉर्म अगर याद है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम याद है, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम याद है, तो आप इंटीग्रल फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज याद, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इसका डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, आपको प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना होता है। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म स्टेट और प्रूफ करने को आता है, ठीक है, कि डिफरेंशियल से इंटीग्रल फॉर्म फॉर्म करिए, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए, ये आपको नहीं पता है तो भी चलेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम पता होने चाहिए, क्योंकि दो पे हमारी स्टोक्स थ्योरम अप्लाई हो रही है और दो पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये चारों इक्वेशन, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, एनीबडी हैव एनी डाउट? तो ये सब हमारी जो भी एक्सप्रेशंस थी दैट इज फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। अगर मान लीजिए आपका टाइम वेरी नहीं करता है, मतलब स्टैटिक फील्ड है, दोनों के लिए अलग अलग होती है, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए और नॉन टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, दोनों के लिए मैक्सवेल इक्वेशन होती है। अभी जो हमने लिखा है यहाँ हमने टाइम को कंसीडर किया है। कहाँ पे कंसीडर किया है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं लिख रहा है टाइम, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं। 17th और 20 जो है दीज आर टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब इस पे टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई टाइम का टर्म ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इससे पहले जो ये वाली इक्वेशन देखेंगे आप, फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज दिस जे प्लस डेल वी डेल डी बाई डेल टी, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो टर्म है ये टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के साथ वेरी हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे सेकेंड को, तो ये बी डॉट डी एस को हम लोग डेल बी बाई डेल टी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी टाइम का टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये दो इक्वेशंस हमारी हैं जो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं। दिस टू इक्वेशंस आर वेरिंग विद टाइम। कि ये जो बी है, इस बी को हम लोग एग्जैक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ भी इसका लिख देता हूँ एग्जैक्टली, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, इस फॉर्म में भी आप लिख लीजिएगा, बी को आप लिख सकते हैं डेल बी बाई डेल टी इंटू डी एस। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए अब यहाँ भी टाइम का टर्म आ रहा है, तो ये सब टाइम वेरिंग मैक्सवेल इक्वेशन है, क्योंकि टाइम के साथ वेरी कर रही हैं। अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, स्टैटिक फील्ड, मीन्स जहाँ पे टाइम का इफेक्ट ना हो। ठीक है, या नॉन टाइम वेरिंग फील्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक फील्ड्स, फॉर स्टैटिक फील्ड्स। ठीक है, अगर हम मैक्सवेल इक्वेशन से स्टैटिक फील्ड के लिए निकालेंगे, स्टैटिक का मतलब होता है नॉन टाइम वेरिंग फील्ड, जो टाइम के साथ वेरी ना कर रहा हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली दिस इज नॉन टाइम, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, नॉन टाइम वेरिंग
नॉन टाइम वेरिंग फील्ड, जो टाइम के साथ वेरिंग ना हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग फाइंड करेंगे, देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशंस होंगी, तो टाइम, चूंकि यहाँ पे हम टाइम को कांस्टेंट ले, टाइम का हमारा कोई इफेक्ट नहीं है, तो बेसिकली जो टाइम वाले टर्म है वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स योर, सो हम पहले ही लिख देते हैं हेयर डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, जिसको हम लोग बी भी लिख रहे थे। ठीक है, ये वाला टर्म एंड डेल डी बाई डेल टी, ये दोनों टर्म हमारे जीरो होंगे, क्योंकि यही दो टर्म आ रहे थे टाइम वेरिंग वाले, जो कि फर्स्ट और सेकंड में थे, तो ये दोनों टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई दिस कंडीशन ऑन above मैक्सवेल इक्वेशंस, above मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली इसी को हम लोग, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी एंड बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी और बी को भी हमने लिखा है, तो आप डी और बी भी लिख सकते थे, डेल बी बाई डेल टी और डेल डी बाई डेल टी भी लिख सकते थे, तो दोनों चीजें सेम है। ठीक है, ये दोनों ही टाइम वेरिंग हमारे हैं। ठीक है, टाइम के साथ वेरी करते हैं। सो अगर आप इनको अप्लाई करेंगे कहाँ पे, जो मैक्सवेल इक्वेशंस हमने लिखी थी डिफरेंशियल फॉर्म में या इंटीग्रल फॉर्म में, तो अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं, तो देखिए आप पहले वाले इक्वेशन में देखेंगे तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे के बराबर आ जाएगा, डी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। सेकंड में देखेंगे तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा बी वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। थर्ड को देखेंगे तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी ही रहेगा, और डेल फोर्थ को देखेंगे डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल ऊपर वाले दो पे आएगा, जिसमें ये और ये टर्म जीरो हो जाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे हो जाएगा। ठीक है, वो वाला टर्म जीरो हो गया, डी वाला टर्म। ठीक है, इसका इंटीग्रल फॉर्म अगर देखेंगे, तो इंटीग्रल फॉर्म भी मैं बगल में ही लिख देता हूँ। इसका इंटीग्रल फॉर्म होगा, सॉरी, एल एच डॉट डी एल। अब इंटीग्रल फॉर्म हम बता चुके हैं, तो दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं कैसे निकलता है। एस डॉट डी एल इज इक्वल टू वेक्टर सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इस पे वेक्टर साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने नहीं लगाया है, लेकिन आप लगा सकते हैं। दिस इज योर 21। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ये आपकी हो गई, सपोज फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बी पे आते हैं, बी में आपका हो जाएगा डेल क्रॉस ई, ये बी के बराबर था, तो बी हमारा चूंकि टाइम वेरिंग है वो जीरो हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज 22। सी पार्ट देखिए, तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी है। ठीक है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, तो इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो वी डी वी। ठीक है, दिस इज अनचेंज्ड। ठीक है, ऐसे ही डी वाले पार्ट को देखेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसको भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, ये दोनों हमारे सेम है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर है सभी को? हेलो, क्लियर है बेटा सभी को ये? यस ये यस आप सर। इस, ठीक है, इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब आप इसके आगे आज तो पॉसिबल नहीं है। तो स्टैटिक एंड मतलब टाइम वेरिंग एंड नॉन टाइम वेरिंग दोनों ही फॉर्म हमने बता दिया मैक्सवेल इक्वेशन का आपको, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म बता दिया। ठीक है, ऐसे ही मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग फ्री स्पेस में भी लिखते हैं। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है,
फ्रीज केस का मतलब हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट केवल एग्जिस्ट करेगा, बाकी एप्सिलॉन वाले टर्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना, क्लियर है सभी को? यस सर। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं क्योंकि ये टाइम हो गया है। अब जो कुछ थोड़ा बहुत पार्ट बचा है वो अगले लेक्चर में हो जाएगा, और अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। सो अटेंडेंस सभी लोगों ने मार्क कर दिया है अपनी? अटेंडेंस बोल दीजिए बेटा सभी लोग। रोल नंबर 58, 59। यस सर। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, हम लगा देते हैं। जो जो यहाँ प्रेजेंट हैं सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए। जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो। सर मेरा लगा दीजिए सर, मेरा फ्रंट कैमरा खराब हो गया है। ठीक है, जो लोग मुझे प्रेजेंट दिख रहे हैं उनकी मैं यहाँ प्रेजेंट लग जाएगी, जो नहीं है वो नहीं लगेगी। रोल नंबर 21 है? नहीं है? सर 108 लगा दीजिए। एक मिनट, क्या करो? 108। 08 लगा दिया। सर 77 मार्क कर दीजिएगा, मैं पीसी से हूँ, इसमें कैमरा नहीं। क्या, कौन सा रोल नंबर है बेटा? 77 मार्क कर दीजिएगा अटेंडेंस। 77 यस सर। मार्क हो गई है? ठीक है, यस सर। अब एब्सेंट वालों का बता दे रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। 63, 64, 71, 74, 83, 102, 111, सतीश कुमार पाल, 121 शोभित। ठीक, बाकी सब लोग के प्रेजेंट हैं। ठीक है, थैंक यू।